जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जो है केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल देखेंगे, जो कि पिछले वर्ष में जो है रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। इसके पहले हम जो है केमिस्ट्री का 2 न्यूमेरिकल का वीडियो करवा चुके हैं, तो आप उसको भी चाहें तो देख सकते हैं। उसका भी लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोगों तक जो है हमारी पहुंच सके और लोग हमसे जुड़ सके। तो चलिए इस वीडियो को, आपके सामने जो है आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है मोल कितने मौजूद होते हैं, चाहे वो कोई भी पदार्थ हो, कोई भी यौगिक हो। यदि आपसे ये कह रहा है कि 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं, तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए कि 1 मोल में जो है 6.023 गुना 10⁻²³ होंगे। ठीक है, या फिर यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो मोलों की संख्या होता है वो 6.02 गुना 10⁻²³ होता है। ये मोल की संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे कई बार जो है आपको ये इस 2 की जगह पे 3 भी देखने को मिल सकता है, तो आप ये भी बोलेंगे। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो है आपको यही देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है कि ये आपका 2, 3 कहाँ पे है, ऑप्शन बी में। तो बी जो है हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आपके सामने क्या है। क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय ताप कितना होता है। तो केल्विन पैमाने पे जो है कक्षीय ताप पूछा है। तो पहले तो आप जो है इस चीज़ को समझिए कि जो आपका कक्षीय ताप होता है वो किसको कहते हैं। देखिए कक्षीय ताप कह लीजिए, या आप इसको जो है कमरे का ताप कह लीजिए, कमरे का ताप। तो ये कितना होता है, ध्यान रखिएगा, ये जो होता है आपका 25 डिग्री सेल्सियस होता है। कक्षीय ताप कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अब इसी ताप को जो है आपसे केल्विन पैमाने पर पूछा है। तो केल्विन पैमाने में बदलने के लिए जो है आपको केल्विन पैमाने में आपको यदि बदलना है इसको, तो कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है कि 273 में से जो है 273 में इस 25 को जोड़ दीजिए। जब आप इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 298 केल्विन। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन जो है आपका ए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में समझने का चीज़ ये था, जब भी हमको सेल्सियस को जो है केल्विन में बदलना होता है तो हम उसमें 273 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इससे जुड़े आप कुछ बातों को ध्यान रखिएगा कि जो आपका एसआई मात्रक पद्धति होता है, एसआई मात्रक पद्धति में जो है ताप का एसआई मात्रक वो आपका केल्विन ही होता है। क्या होता है, केल्विन। सेंटीग्रेड जो है, या जिसको आप सेल्सियस कहते हैं, ये हम लोग का व्यवहारिक मात्रक चलता है, जबकि एसआई मात्रक में केल्विन होता है। ध्यान रखना है कि केल्विन जो है आपका कभी भी ये ऋणात्मक नहीं हो सकता है। केल्विन ताप कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। देखिए ध्यान रखिएगा कि जो मैक्सिमम आपका ताप होता है, मिनिमम जो ताप होता है वो कितना डिग्री होता है, तो ये होता है आपका -273 डिग्री सेल्सियस। यदि आप एग्जैक्ट वैल्यू पूछेंगे तो -273 पॉइंट जो है आपका -273.15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है आपका डिग्री सेल्सियस में है, क्योंकि आपको कह चुके हैं कि केल्विन कभी भी क्या होता है, माइनस में नहीं होता है। तो यही आपका हो जाएगा। और इसी ताप को जो है, यानी कि जो मिनिमम ताप होता है, मिनिमम ताप, इसी मिनिमम ताप यानी इस वैल्यू को ही जो है हम परम शून्य ताप कहते हैं। क्या कहते हैं, परम शून्य ताप इसी को कहा जाता है। मैक्सिमम ताप का यदि आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम ताप कितना होता है, ठीक है, मैक्सिमम ताप, तो आप कहेंगे इसमें जो है कोई भी लिमिट क्या है, लिमिट किसी प्रकार का इसमें नहीं है।
कि बहुत आगे भी जा सकता है, इसमें लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम ताप जो होता है इसकी लिमिट होता है कि ये आपका -273 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। आशा करते हैं कि अभी हमने आपको जितना भी बातें बताया होगा वो आप समझ पा रहे होंगे। यदि डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जो है अपना डाउट पूछ सकते हैं, हम जो है उस कमेंट में रिप्लाई भी देने का प्रयास करेंगे या फिर अगले वीडियो में जो है उसको हम सुलझा देंगे। तो चलिए जो है हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन जो है आपके सामने क्या है, क्वेश्चन कह रहा है यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा। यहाँ पे जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र बताया गया है, क्या होगा समझिए। किसका यहाँ पे अनुसूत्र बताना है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो सिंपल सा देखिए अनुसूत्र निकालने का तरीका क्या है। यदि एल्युमिनियम ऑक्साइड निकालना है तो एल्युमिनियम का यहाँ पे आप जो संकेत होता है वो यहाँ पे लिख दीजिए, ऑक्साइड का जो है ऑक्साइड के सामने आप लिख दीजिए, ठीक है। अब रही बात संयोजकता, लिख दीजिए। तो एल्युमिनियम का संयोजकता जो है 3 होता है और ऑक्साइड का 2 होता है, ये इसकी संयोजकता है। और इस क्वेश्चन में जो है आपके पास ये संयोजकता पहले से दिया हुआ है, तो हमारे लिए और भी आसान है। लेकिन नहीं भी दिया रहे तो किसी भी चीज़ की आप फार्मूला निकालने के लिए आप इसी विधि का उपयोग करेंगे। पहले जो है उसका संकेत लिख देना है, फिर उसके नीचे उसका संयोजकता लिख देना है। यदि ये सॉल्व होता है, यानी कि यदि कटता उठता है तो इसको काट छाँट लीजिएगा, और नहीं तो फिर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कोई प्रकार का कट छट नहीं रहा है, तो सीधा क्या कीजिए आप इसको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, यानी कि कोना कोनी गुना कर दीजिए। तो Al में जब हम 2 से गुना करेंगे तो केमिस्ट्री में गुना करने का ये तरीका होना चाहिए। यहाँ पे Al 2 यहाँ लिखाएगा और O3 यहाँ लिखाएगा, तो यही हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का अनुसूत्र निकालने के लिए आप ऐसा ही कीजिए। और ये जो है आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये आपको Al2O3 जो है ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को आप लोग पूरा देखा कीजिए ताकि हमें भी जो है अच्छा लगे कि हाँ आप लोग पसंद कर रहे हैं। और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक तो बनता है। चलिए हम जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताना है कि इसमें से जो कौन जो है वो आपका द्विविस्थापन क्या है, अभिक्रिया है। यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन पहला जो है CuSO4 प्लस H2S, ये जो है आपका पहला ऑप्शन जो है आपका ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अभी हम बताते हैं क्या होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। दूसरा जो आपके पास ये ऑप्शन है तो ये जो है आपका ऑप्शन बी जो है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। बाकी सी और डी ये दोनों ही जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया है। जो आपका बी है ये द्विविस्थापन नहीं है, बल्कि ये जो है आपका एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा, ऑप्शन बी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए कि अभिक्रिया, यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। देखिए अभिक्रिया जो होता है यूँ तो कई प्रकार के यहाँ पे अभिक्रियाएं होती है, लेकिन यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक होता है आपका संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, जो संयोजन अभिक्रिया होता है साथियों, इसमें क्या होता है कि कोई भी 2 चीज़ जुड़ के जो होता है आपका एक बन जाता है, ठीक है। 2 चीज़ जुड़ के आपका कोई एक यौगिक बन जाता है, इसी को हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि मान लिया जाए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब आप अभिक्रिया कराइएगा तो ये क्या बनेगा, हमारा H2O बन जाता है। तो ये जो अभिक्रिया का उदाहरण है ये कैसा है, संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन का मतलब भी क्या हो जाता है, जुटना। दूसरा जो है आपका संयोजन का ठीक उल्टा होता है आपका वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है, वियोजन, या फिर इसी अभिक्रिया को जो है आप अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई एक यौगिक होता है, जैसे मान लिया जाए कि ये CaCO3 है, ये टूट कर जो है 2 भागों में
बट जाता है। तो ऐसे अभिक्रिया को जो है हम क्या कहते हैं, वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें एक बड़ा यौगिक या अणु के टूटने से जो होता है दो छोटे छोटे अणु बन जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपका होता है एक जो होता है आपका यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप बात कीजिए विस्थापन अभिक्रिया का, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। जब तक यहाँ पे नहीं कहा जाए द्विविस्थापन, तो यहाँ पे समझिएगा विस्थापन अभिक्रिया ही। और विस्थापन अभिक्रिया दो तरह का होता है, एक आपका होता है एकल विस्थापन और दूसरा होता है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया वो द्विविस्थापन अभिक्रिया से पूछा गया। इसी द्विविस्थापन अभिक्रिया को जो है उभय विस्थापन भी कहा जाता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जब तक कि सिर्फ यदि विस्थापन अभिक्रिया बोलता है तब आप जो है उसको एकल विस्थापन समझेंगे। जब तक कि द्विविस्थापन ना कहा जाए, एकल विस्थापन को ही आप विस्थापन अभिक्रिया लेके चलेंगे। अब यहाँ पे ज़रा इसको समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। विस्थापन का मतलब सिंपल सा क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हटाना। विस्थापन का मतलब क्या हो गया, हटाना। तो यहाँ पे जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। जैसे एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता कि यदि ये हमारे पास ये H2SO4 है, इसको जो है हमने क्या किया, जिंक के साथ अभिक्रिया करवा दिया। तो जिंक क्या करेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को जो है यहाँ से हटा देगा और ये बनाएगा ZnSO4 और हाइड्रोजन जो है इससे अलग हो जाएगा। ऐसा तभी होगा जब आपका जो है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन था और ये जिंक है, इन दोनों में जो है जिंक क्या था, अधिक क्रियाशील था, तो अधिक शक्तिशाली जिंक था, इसीलिए ये इसको हटा दिया। लेकिन यदि यहाँ पे कोई कम हाइड्रोजन से कम क्रियाशील आप दे दीजिएगा तो वो नहीं हटा पाएगा। जैसे कि चांदी दे दीजिएगा तो फिर वो जो है यहाँ पे हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा, क्योंकि चांदी की जो क्रियाशीलता होती है वो हाइड्रोजन से कम होती है। ये आपका क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया जैसे कि मान लिया जाए हम HCl ले लिए और प्लस का हम जो है KOH ले लिए। अब इस अभिक्रिया में आप देखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जो है ये आपका प्लस है और ये क्या होगा, माइनस होगा। और इसी तरह से इस अभिक्रिया का दो हिस्सा है, एक धनात्मक भाग है और दूसरा ये जो है आपका निगेटिव वाला भाग है। तो इसमें क्या होता है, द्विविस्थापन में आयन का अदला बदली हो जाता है। तो ये जो है प्लस वाला इसके माइनस के साथ चला जाता है और ये जो प्लस वाला है वो इसके ऋणात्मक के साथ आ जाता है। और इस तरह से K और Cl मिला के ये क्या बनाता है, KCl, और ये HOH और ये H और ये OH मिलके क्या बना लेता है, H2O। तो ये अभिक्रिया आपका किस प्रकार का अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। तो इस तरह का अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ समझिए फिर उसे, ये यहाँ जैसे A और B दो यौगिक है और X और Y है, तो ये A जो शुरू वाला होता है वो पॉजिटिव होता है, B नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरह से इस यौगिक में जो फर्स्ट होगा वो पॉजिटिव होगा और जो सेकेंड स्टेप में रहता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आयन का अदला बदली हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास A और ये Y बनेगा AY, और यहाँ पे जो है आपका X और B बनेगा XB, ठीक है। हमेशा जो शुरू में लिखते हैं वो प्लस वाले भाग को लिखा जाता है, ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे हम माइनस वाले भाग को लिखते हैं। तो ये जो है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक रूप हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि द्विविस्थापन अभिक्रिया आप समझ रहे होंगे, कहीं ज़्यादा डिटेल तो नहीं हो रहा है, जरा आप हमको ये भी कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डिटेल हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपके सामने क्वेश्चन क्या है, जरा उस पर नज़र डालिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से आणविक फार्मूले IUPAC नाम सामान्यतः गलत नाम के गलत सेट चुने। तो इसमें कौन सा सेट जो है गलत दिया हुआ उसको चुनना है। जैसे पहला ऑप्शन है आपके पास C4H9OH, तो ये आपका सही है। देखिए यहाँ पे जो है ब्यूटेनॉल है, तो ब्यूटेनॉल में 4 ठीक है, मेथेनॉल ये भी सही है। यहाँ पे फिर प्रोपेनॉल 3 दूनी 6 और 6 1 7, यहाँ पे जो है गड़बड़ है। यहाँ पे आपका क्या है, गड़बड़ है, तो सी जो है यहाँ ऑप्शन जो है आपका ये गलत है। तो हमारा आंसर जो होगा वो सी ही बनेगा। गलत क्यों है उसको समझिए, ठीक है। यहाँ जो है ये C3H8OH दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था C3H7OH, ठीक है।
क्योंकि यहाँ जो फार्मूला होता है आपका पता होगा कि एल्काइल यहाँ पे लगता है, ठीक है, जो कि इसका फार्मूला क्या होता है CnH2n प्लस का 1, यानी कि जितना कार्बन रहेगा उसके दुगने से एक अधिक कौन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। तो यहाँ पे 3 कार्बन है तो 3 का दुगुना 6, 6 से एक अधिक होना चाहिए था 7, जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, इसीलिए ये हमारा गलत होगा। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए था ये। बाकी आप जैसे कि पहला ऑप्शन देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है C4H9OH, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि 4 का दुगुना से ये क्या है, एक अधिक है, तो ये आपका सही है। 4 दूनी 8, 1 9, एक अधिक है। उसी तरह से आप जो है दूसरा बी में भी देखिएगा जिसमें लिखा हुआ है CH3OH, इसमें C कितना है, 1 है, तो एक का दुगुना आप प्लस का 1 कितना हो जाएगा, ये 3, तो ये भी आपका सही दिया हुआ है। तो सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सही आंसर बनेगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि क्यों यहाँ पे सी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और भी एक चीज़ समझ लीजिए आप, ठीक है, एक और भी आप समझ लीजिए। हमारे पास जो बंधन होते हैं वो 3 तरह का बंधन होता है। एक सिंगल बंधन होता है, फिर आपका डबल बॉन्ड होता है, और उसके बाद जो होता है आपका ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड वाले जो हमारे पास कार्बन होते हैं, चैन होते हैं, उसको हम एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन। और जो सेकेंड डबल बॉन्ड वाला होता है उस चीज़ को हम एल्कीन कहते हैं, और जो ट्रिपल बॉन्ड का होता है उसको हम एल्काइन कहते हैं। इसमें जो है आप गौर कीजिएगा कि एल्क जो है ये एल्क 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 सभी में है। ऐसा इसलिए सभी में है क्योंकि एल्क जो होता है दरअसल ये क्या है, एक रूट नेम है, ठीक है, कार्बन का रूट नेम है, नंबर ऑफ कार्बन को दर्शाता है। रूट नेम का मतलब क्या हो गया, ये जो है आपको नंबर ऑफ कार्बन को दर्शाता है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन को दर्शाता है, कार्बन की संख्या दर्शाता है कौन, एल्क। अब यहाँ पे खास बात है एन, इन, आइन। जहाँ भी आपको शब्द में एन मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो सिंगल बॉन्ड है, और इन यदि मिल जाए तो समझ जाइएगा ये डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, यदि आइन मिल जाए तो समझ जाइएगा वहाँ ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। इसका फार्मूला भी होता है, जैसे एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n प्लस का 2, एल्किन का क्या होता है CnH2n, और एल्काइन का क्या होता है CnH2n माइनस का 2, ठीक है, ये होता है। तो सिंपल सी बात है, पहले प्लस का 2 होगा, फिर इसमें से 2 हट जाएगा, और उसमें तीसरी बार में इसमें से 2 और घट जाएगा, ठीक है। तो 2 को जो है लगातार आपको क्या करना, घटाते चलना है। इस तरह से आपके पास फार्मूला यहाँ पे आता है। ये तीनों फार्मूला जो है आप ज़रूर से ज़रूर आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी एल्केन में से जब आप क्या करते हैं, इसी एल्केन में से जब आप एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, ठीक है, इसी एल्केन में से जब आप एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तब जो है ये आपका एल्काइल बनता है, यानी एल्काइल बनता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, इतना चीज़ें इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, और भी आपको अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ जितना क्वेश्चन है वो सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पे हम करवा रहे हैं, जो कि रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है, और आप रेलवे का एग्ज़ाम देंगे तो ज़रूरी ही है। यहाँ पे एक है मेथेनॉल। मेथेनॉल के बारे में आप ध्यान रखिएगा, जो मेथेनॉल है, मेथेनॉल, ठीक है, मेथेनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH3OH, ठीक है, ये हो जाएगा। मेथेनॉल जो है यहाँ पे ये जो होता है एक विषैला पदार्थ होता है, ठीक है। इसके यदि आप पीते हैं या कोई पीता है, सेवन करता है इसका, तो वो जो है अंधेपन का शिकार हो सकता है। यदि इसको अधिक मात्रा में यदि वो पी ले, तो जो भी इंसान पी ले तो उसका मृत्यु भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही क्या होता है, विषैला होता है, ठीक है। लकड़ी के आसवन विधि द्वारा जो है इसको प्राप्त करते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा होती है। पहले तो आपको धोवन सोडा का फार्मूला याद होना चाहिए कि धोवन सोडा का फार्मूला क्या होता है। समझिएगा, धोवन सोडा, तो धोवन सोडा का फार्मूला क्या होता है Na2CO3 10H2O, ठीक है। इसमें से जो है कह रहा है कि आपको जल प्रतिशत बताइए, जल प्रतिशत क्या करना है, बताना है।
तो जल प्रतिशत जल कितना है 10 H2O है। ठीक है, तो जल प्रतिशत जो आप बताइएगा पूरे में से नहीं बताइएगा, है कि नहीं। तो पहले हम जल का प्रतिशत, जल का जो है अनुभार निकाल लेते हैं। तो जल का अनुभार हमारा कितना जाएगा, तो ये हो गया 10। H का कितना होता है, H का जो होता है 1 होता है और H में जो है 2 है, तो 1 गुना 2 अब प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है आपका, तो ऑक्सीजन का जो होता है आपका 16 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 10 गुना 16 हो जाएगा ये। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये कितना है 2, तो 2 गुना 10 ये 20 हो गया और ये 16 है 160, ये कितना हो गया हमारा 180 हो गया। अब टोटल जो है आप निकाल लीजिए, टोटल द्रव्यमान अनुद्रव्यमान जो है अनुभार कितना है उसको आप देख लीजिए। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सोडियम है यहाँ पे, एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, Na2CO3 10H2O, इसका तो निकाल चुके हैं। अब इसका हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। जैसे सोडियम है तो सोडियम का कितना होता है, तो एक सोडियम का जो द्रव्यमान होता है वो 23 होता है। ठीक है, और यहाँ पे 2 गो है तो 23 गुना 2 हो जाएगा। प्लस का कार्बन का कितना होता है, तो कार्बन का 12 होता है। अब प्लस ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 होता है और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो इसको जोड़ लीजिए। 23 दूनी ये हो जाएगा 46, अब प्लस का 12, अब प्लस 16 यहीं 48 हो जाएगा। इसको आप जोड़ लीजिए, तो 48 और 12 60 हो जाएगा और 60 और 40 106 हो जाएगा ये। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 106। और यहाँ पे जल वाला जोड़ना है, तो जल का कितना था 180, तो 180 इसमें जोड़ लीजिए, 6 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, यानी टोटल जो है ये हमारा कितना हो गया 286 हो गया। अब प्रतिशत हमें निकालना है, जल प्रतिशत निकालना है। तो जल प्रतिशत यदि आपको निकालना है तो सिंपल सी क्या करना है, जल का भार ऊपर रख दीजिए और बटे टोटल में से निकालना है ना, तो टोटल को नीचा रखिए। आज प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। जब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो आप जरा एक बार ऑप्शन पे नज़र दे लेते हैं कितना है, कितना ऑप्शन है। तो ऑप्शन यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास सीधा कितना आ जाएगा 62.9% आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है यहाँ हमारा डी जो है क्या बनेगा, इसका सही आंसर बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते थे। यदि आप जान रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप समझ में गए होंगे कैसे इसको निकालना था। चलिए ठीक है, तो आशा कर रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे। वीडियो को आप पूरा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा। कैल्शियम फॉस्फेट है, देखिए क्या होगा, इसको भी ज़रा आप समझिए कैसे इसको निकालेंगे। क्या कह रहा है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। तो आप उसी तरह जैसे कि आपको शुरू में बताए थे अनुसूत्र निकालने के लिए, तो कैल्शियम का संकेत क्या होता है Ca, फॉस्फेट का क्या होता है PO4 होता है। ठीक है, कैल्शियम की संयोजकता 2 होता है और फॉस्फेट का जो होता है वो 3 होता है। अब क्या करना है आपको, कोना कोनी यहाँ से गुना कर देना है, लेकिन पहले जो है यहाँ पे पहले वाले को लिखना है जो कि हमारा धन आयन होता है और दूसरा जो होता है वो हमारा ऋण आयन होता है। तो Ca गुना 3 करेंगे तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो Ca3 ऐसे लिखा जाएगा। PO4 यहाँ पे 2 गो है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में रख लेंगे। तो यहाँ पे PO4 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस हो जाएगा। तो यही हमारे पास क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इस आंसर को जो है आप ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पे है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आपका ए में मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए में ही जो है ये आपको मिल रहा है। तो ए इसका क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अनुसूत्र निकालना बहुत ही आसान है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूर बताइएगा। यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि अनुसूत्र कैसे निकालें, तो वो उस पर हम जो एक पर्सनल वीडियो अनुसूत्र निकालने पर बना देंगे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ज़रा। क्वेश्चन क्या कहता है कि Ag+ और Cl- के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक क्या है। तो इस पर बनने वाला यौगिक कौन सा हो जाएगा, Ag+ है। ठीक है, Ag+1 है और Cl जो है -1 है। तो इसमें कौन सा यौगिक बनेगा, तो ये सिल्वर है। ये क्या है आपका, सिल्वर है, नाम ही तो पूछ रहा है सिल्वर। और जब क्लोरीन पे ऋण आयन आ जाए तो इसको हम क्लोराइड पढ़ते हैं। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, जो कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर का जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे बन सकता है, जैसे कि आपका यही सिल्वर क्लोराइड है तो फोटोक्रोमेटिक में जो है इसका उपयोग कर लेते हैं। लेकिन और भी इसका सिल्वर का यौगिक है, जैसे कि AgI, सिल्वर आयोडाइड।
सिल्वर आयोडाइड का उपयोग जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो कृत्रिम वर्षा है तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए जो है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। वहीं पे जो है आपका सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, इसका उपयोग जो है जो वोट वाला इंक होता है ना, वोट वाला इंक, ठीक है, जब वोट देते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे इंक लगा देते हैं, तो वो इंक के रूप में ही जो है आपका यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तत्व A फार्मूला जो है A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है, तत्व A की संयोजकता क्या है। सिंपल सा है, यदि आप देखते आ रहे हैं शुरू से और हम समझाते आ रहे हैं अनुसूत्र निकालने वाला तो आराम से बन जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है बताइए A की संयोजकता कितनी होगी। क्या पूछ रहा है, A की संयोजकता, ठीक है, A की संयोजकता, ठीक है, ये पूछ रहा है कितना होगा। तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। ऐसा क्यों 4 होगा, 4 क्यों होगा, तो समझिए फिर से एक बार। ये जो A3O4 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, A3O4 लिखा हुआ है, ये कैसे बना था, A और O कैसे बना था, आपको पता है ये कोना कोनी गुना होता है। ठीक है, ये कोना कोनी बना होता है, आपको पता होगा। चलो इसको जरा यहाँ पे हम इसको यहाँ लिख देते हैं, आपको एक बार ध्यान में दिलाते हैं। ठीक है, ये कैसे बना था आपको पता होगा, ये कैसे बना था। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, A लिखते थे और इधर O लिखते थे। उसके बाद क्या करते थे, कोना कोनी हम यहाँ पे गुना कर देते थे, यानी कि A में जो गुना होता था वो इधर लिखाता था। तो A में 3 से गुना है तो 3 क्या होगा, यहाँ लिखाएगा, और O में जो गुना होता था वो इधर लिखाता था, यानी कि 4 जो है यहाँ पे लिखाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, संयोजकता, यही क्या लिखाता था, संयोजकता। तो A की संयोजकता कितना हो गया, 4, और O की संयोजकता कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे A की संयोजकता पूछा है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अनुसूत्र वाला था ना, अभी बताए थे। तो इस तरह से जो है आप आराम से पता कर सकते हैं। अनुसूत्र यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत इसी को जो है घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। यदि आपको समझने में दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको जो है यहाँ दिक्कत हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि IUPAC नाम सामान्य नाम वाले विकल्प की पहचान कीजिए। सामान्य नाम वाले, ठीक है, तो सामान्य नाम एक होता है आपका IUPAC नाम, और एक क्या होता है आपका, एक होता है समान नाम। ये 2 तरह का नाम होता है, तो दोनों नाम को यहाँ पे क्या करना है, पहचानना है। जैसे कि ब्यूटेनॉल है तो ब्यूटेनॉल को बिटाइल एल्कोहल कहा गया। ठीक है, उसी तरह से एथेनॉल है तो एथेनॉल को क्या कहा गया। अच्छा, पहले फार्मूला देख लीजिए, सब फार्मूला ठीक है। तो 4 दूनी 8 1 9, 2 दूनी 4 1 5, 3 दूनी 6 1 7, 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, यहाँ जो है डी ऑप्शन में आपका क्या है, ये गलत है। क्या है, डी ऑप्शन जो आपका गलत है, तो गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है तो डी क्या हो जाएगा हमारा, यह सही हो जाएगा, आंसर हमारा डी बनेगा। इसके पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था इस तरह का, तो डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परमाणु के उपकक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो किसी भी उपकक्ष में जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है वो 2n² के रूप में होती है। ये क्वेश्चन जो है डिटेल में हम जो है करवा चुके हैं। पिछला वीडियो जो है आप जाइए उसको देख लीजिए, ठीक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लास्ट में जो है आपको वीडियो का जो है यहाँ पे लिंक भी मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी जो है उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो है ध्यान रखिएगा, इतना ही रखते हैं। तो इस वीडियो के बारे में हमें अपनी राय जो है ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा, और साथ ही जो है इस वीडियो को जहाँ तक हो सके आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके और हम जो है लोगों तक पहुँच सके। यदि हम लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लोग हमारा सहायता या मदद नहीं कर रहे हैं, कि इस वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। तो ज़रा शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके और भी लोग कुछ सीख सके और हम लोगों तक पहुंच सके। तो इस वीडियो के बारे में अपनी जो भी राय होगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि कोई डाउट भी रह गया हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं कोई भी सवाल, तो उसका हम ज़रूर रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं,
मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।